जय भीम नवोध्याय में अनिल सोले मध्य प्रदेश से लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के लिए हम विशेष मुद्दों को लेकर अक्सर आपके बीच में अक्सर आते रहते हैं। आज हमारा जो विशेष मुद्दा ये है कि इस देश के अंदर अगर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बात की जाती है, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में अगर ना होते, क्योंकि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है उस संघर्ष को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमिका थी वो भूमिका कितनी थी। हमारे साथ में यहाँ पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष गौरी शर्मा जी, ये बताइए क्या कहना चाहोगे। जय भीम। बाबा साहेब आम्बेडकर की भारत निर्माण में बहुत अहम भूमिका रही है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो आज महिलाओं को उन्नति के प्रबल पक्षधर थे और उनका ये कहना था कि किसी भी समाज का मूल्यांकन किया जाए तो उस समाज की महिलाओं की उन्नति कहाँ तक हुई है, इस हिसाब से उस समाज का प्रोग्रेस हुआ है। तो वो चाहते थे कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आगे रहे और एक्टिव रहे, और इसके लिए उनका कहना था कि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो महिलाएं आज अगर एक्टिव रहती है और पढ़ी लिखी रहती है तो वो देश को सुधार सकती है। उस जहाँ महिलाएं सुधरी हुई है वो देश भी उन्नति के तरफ जाएगा। तो वो समाज में हर किसी को बोलते थे कि अपने बच्चों को और महिलाओं को पढ़ाओ और उनको ये समझाओ कि हमें संघर्ष करके ही हमारा काम करना है, तो हमें बिना डरे और संघर्ष करके हमारा काम आगे बढ़ाना है। तो ये उनकी बहुत अच्छी सोच थी। आज उस समय में, उस ज़माने में उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी सोचा, इसी कारण आज हम महिलाएं, उनके कारण आज हम यहाँ तक है। और हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाओं को आरक्षण दिया, और उस आरक्षण के कारण आज चुनाव में कई महिलाएं खड़ी रह रही है और राजनीति में आगे आ रही है। पर जहाँ जो बाबा साहेब आम्बेडकर की सोच थी कि महिलाएं सक्षम रहे, एक्टिव रहे, तो उतनी सक्षम आज महिलाएं नहीं है। तो आज हम अगर बाबा साहेब आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो पति के भरोसे ना रहते हुए महिलाएं खुद सक्षम बन के देश के लिए काम करें, क्योंकि एक महिला, बाबा साहेब आम्बेडकर ये सोचते थे कि एक महिला परिवार इतने अच्छे से चलाती है तो वो देश भी बहुत अच्छे से चला सकती है। तो आज हम सब मिलकर अगर प्रण ले कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है तो हम महिलाएं खुद के पैरों पर खड़ी रहे, ना कि किसी पर डिपेंड रहे। जिस प्रकार महिलाओं को प्रसूति के समय समान आज संपत्ति में बराबर अधिकार दिया जाएगा, कितनी दूरदृष्टि थी बाबा साहब अम्बेडकर की, क्या कहना चाहोगे। ये तो उनकी बहुत दूरदृष्टि थी कि आज उस समय में उन्होंने, जिस समय में महिलाएं चौके के बाहर नहीं निकलती थी, घर में ही घर के काम में उनका पूरा दिन जाता था, उस समय उन्होंने महिलाओं को पढ़ाना और बाहर आने के लिए बोला। और जो आपने बोला प्रॉपर्टी में हिस्सा वगैरह, तो ये बहुत अच्छी सोच थी। उन्होंने महिला पुरुष दोनों में समानता लाने के हिसाब से, ये दृष्टिकोण से ये सोच रखी थी और उनकी सोच बहुत महान थी, इसीलिए आज हमारे भारत का संविधान इतना महान बना है। आखिर बाबा साहब को संविधान लिखने की ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति निर्माण हुई थी, अगर संविधान नहीं लिखते तो क्या होता। संविधान लिखना ये जरूरी था क्योंकि जिस देश की तरक्की करना है और इतनी अच्छी विचारधारा वाले व्यक्ति से संविधान लिखा रहेगा तो वो देश जरूर उन्नति करेगा, इसीलिए उनकी ये होती। हमारे साथ में तस्लीम मर्चेंट जी है। क्या महिलाओं को समान जो अधिकार दिए, अगर धर्म अगर देखें, धर्मों में महिलाओं को कई सम्मान मतलब उस प्रकार से नहीं, लेकिन आज राष्ट्रपति से लेकर सरपंच से लेकर हर महिला पहुंची, क्या कहना चाहोगे। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे। आप सोचिए उनकी महिलाओं को लेके सोच कितनी विस्तृत थी और समानाधिकार के लिए उन्होंने कितनी गहन मतलब सोच और कितनी गहरी लड़ाई लड़ी है कि उस वक्त जब वो प्रथम कानून मंत्री थे उन्होंने महिला जो हिंदू संहिता विधेयक जो है, हिंदू संहिता विधेयक लाए उन्होंने, और जब वो पारित नहीं हो सका तो उन्होंने इसके लिए इस्तीफा दे दिया। और आज हम उस हिंदू संहिता विधेयक को आगे बढ़ाते हुए आज महिलाओं को संपत्ति का समानाधिकार मिला, तो इसकी नींव तो बाबा साहब ने ही डाली थी। आज तलाक के लिए, जो तलाक के बाद भरण पोषण का अधिकार, ये सारा महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही मिले हैं। उन्होंने उस वक्त जो लड़ाई लड़ी, संविधान में जो समानता का अधिकार दिया है हर वर्ग को, हर
तरह के मतलब लिंग भेद, जाति भेद, हर तरह के भेद को दूर करते हुए उन्होंने जिस तरह के संविधान की रचना की है, आज हमारे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है हमारे भारत का संविधान, वो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत ही है। अगर बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान नहीं रचा होता तो आज इस मतलब दौर तक जो हम लोगों ने हिंदुस्तान ने तरक्की की है हम कभी नहीं कर पाते। जिस तरह से जो लोकतांत्रिक समाजवाद की जो उनकी धारणा थी और उसको उन्होंने परिसात किया, तो वो उस लोकतांत्रिक समाजवाद की ही वजह से आज हम हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। चाहे मतलब ना हम पूंजीवादी हैं और ना ही हम अवामपंथी हैं, हम बीच के रास्ते पर चलते हुए जिस तरह से हमने आर्थिक उन्नति की है देश ने, जिस तरह से हमारे यहाँ हर जगह हर क्षेत्र में हर तरह के लोगों को, दलितों को, महिलाओं को और हर तरह की जातिगत भेदभाव को दूर करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से ही संभव हो पाया। मैं कहती हूँ कि वो एक कानूनविद तो थे ही अच्छे हैं, लेकिन एक वो बहुत अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। अगर आज वो अगर कोई अर्थशास्त्री ही होते, अगर एक वो राजनेता ना होकर अर्थशास्त्री होते बाबा साहब, तो हमारे विश्व के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों में से एक होते। आज हम जो भी हैं, आज भारत जो गणराज्य है, जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, आज वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। प्रॉब्लम ऑफ रुपी जो रिजर्व बैंक की जो है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अर्थव्यवस्था में उसका आज जो रुपया है, वो जो किताब है रिजर्व बैंक प्रॉब्लम ऑफ रुपी किताब जो बाबा साहब अम्बेडकर लिखी है जो अर्थव्यवस्था के बारे में, तो क्या जो दूरदृष्टि थी बाबा साहब अम्बेडकर की, क्या इसीलिए उनको आधुनिक निर्माता कहा जाता? जी बिल्कुल, उनकी सोच जो है वो बहुत आगे की थी। आज संविधान जो हमारा संविधान है, संविधान में एक हर वर्ग को लेकर, हर तरह के लोगों को लेकर जिस तरह का संविधान रचा और जिस तरह के उनकी संकल्पना थी भारत की, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को भी जिस तरह से डिवाइड किया उन्होंने, जिस तरह से उनको अलग अलग करा है और एक दूसरे का उसमें इंटरफेयर भी नहीं है और एक दूसरे को साथ में लेके और वो जो काम कर रही है, तो आज आप देखो किसी भी तरह के मतलब व्यक्ति को अपने आप को निम्न मतलब नहीं मानता, इस तरह का अधिकार दिया हुआ है। तो हमको कहीं ना कहीं से, हमको न्यायालय से कोई भी चीज़ में हमसे अगर कोई भेद होता है तो हमको वहाँ न्याय मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को मिली से। हमारे साथ में राजू खिलकर जी, सर क्या कहना चाहोगे, आधुनिक निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कहा जाता है? आधुनिक निर्माता में बाबा साहब की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। आज जिस दिन हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक दिन है। भारत आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव काल में जा रहा है और कानून को भी इतने साल हो गए हैं। बाबा साहब ने, जैसा कि मैडम ने बताया कि प्रॉब्लम ऑफ रुपी, बाबा साहब ने जब इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया और उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ रुपी लिखा, तो उन्होंने ये सोच करके लिखा कि भारत आने वाले दिनों में कितनी समस्याओं से जूझने वाला था। क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तब भारत की आबादी क्या थी, आज हम 130 करोड़ के ऊपर हो गए हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए प्रॉब्लम ऑफ रुपी जो पुस्तक है, प्रत्येक भारतीय नागरिक ने उसको पढ़ना चाहिए और तभी हम समझ पाएंगे कि बाबा साहब एक सच्चे अर्थशास्त्री थे। जिस प्रकार से अगर आज हम देखा जाए कि जिस प्रकार डैम, विदेश नीति, मजदूरों के लिए तमाम समय घंटे, इस तमाम दूरदृष्टि रखी, इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं में बाबा साहब की जो प्रमुख भूमिका रही है, तो उसके पीछे उनकी प्रकांड विद्वता है। उन्होंने भारत ही नहीं अपितु विश्व की सभी सामाजिक व्यवस्थाओं का, धर्मों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद भारत जैसे विशाल देश में, जिसमें विभिन्न धर्म, पंथ, संप्रदाय, भाषा के लोग निवास करते हैं, उसमें कैसा व्यवस्था हो सकती है, उसका अध्ययन करने के बाद उनकी अध्ययन की गूढ़ता का परिचय मिलता है, ताकि वो कृषि के क्षेत्र में, आज वैद्यनाथ कमेटी 1950 से काम कर रही थी, लेकिन बाबा साहब ने तभी वैद्यनाथन कमेटी के बेस पर कर दिया कृषि के क्षेत्र में कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश के लिए उसके जो उपज है उसके मूल्य का उसको एमएसपी ज़्यादा मिलना चाहिए। ये बाबा साहब ने तब सोच लिया था, जबकि अभी इतने सालों बाद वैद्यनाथन कमेटी के आधार पर यह सरकार एमएसपी के बारे में विचार करके किसानों को लाभ दिला रही है। रही बांध और सिंचाई व्यवस्था की बात, तो बाबा साहब ने उस समय विचार कर लिया था कि इतनी नदियाँ, इतने पर्वत, इतना सब कुछ होने के बाद भी देश की इस विशालतम समृद्धि को कैसे सजाया जाए, उस हिसाब से उन्होंने वित्त आयोग में व्यवस्था करी। और आपको बता दूं कि नाबार्ड जैसी बैंक की उन्होंने स्थापना करके किसानों के हित में काम किया। धन्यवाद। हमारे साथ में एडवोकेट हनुक भाई है। सर ये बताइए कि देश में कई जाति के धर्म, कई लोग, लेकिन परिवार में आपसी में नहीं बैठे, लेकिन पूरा देश आज संविधान जो इसे एक नज़र आता, क्या कहना चाहोगे? देखिए, संविधान बाद में बना,
सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ तो उसमें कई प्रकार के भारत निर्माता जिनके इतिहास हैं वो बने। उसमें से मेरा ये मानना है कि जो सबसे अच्छा इंसान था, क्योंकि समाज और आदम जाति में सबसे अच्छा इंसान होना, उसका एक प्रमाण, इंसानियत का प्रमाण और अच्छा इंसान होने का प्रमाण मेरी नज़र में बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई इंसान ही नहीं। कई निर्माता आए, कई निर्माताओं ने अलग अलग पार्टियां बनाई, देश को आगे ले गए, पीछे ले गए, लेकिन बाबा साहब अपने दिमाग में इंसानों को और आदम जात को लेकर चलते थे। और जब उन्होंने ये अपना काम शुरू किया इंसानियत को रख कर, तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि इंसानों में कोई भेदभाव ना हो, उस बात को बहुत जोर दिया। क्योंकि हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो राजा महाराजा और मुगल और अंग्रेज़ और ये और भेदभाव, जाति बिरादरी, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, मैं बड़ा तू छोटा, तू नीच मैं ऊंचा, अनेकों प्रकार के भेदभाव हमारे देश में आज़ादी के साथ साथ हमारे देश में आए। उन सारे भेदभाव को ख़त्म करने वाला मात्र हमारे हिंदुस्तान के सिर्फ निर्माताओं में से एक ही ऐसा निर्माता था जिसने अपने इंसानी रूप को और इंसानों को कैसा जीना चाहिए वो हमारे भारत देश को सिखाया। सबसे पहले उन्होंने जाति भेद का विरोध किया। हमारे देश के पहले विधि न्याय मंत्री वो बने। जब वो विधि न्याय मंत्री बने तो उन्होंने हमारे देश के कानून को, पूरे देश के कानून से छानबीन करके इकट्ठा करके कि हमारे देश में ऐसा कौन सा कानून बनेगा जिससे हमारे देश की अखंडता, एकता बनेगी, जिससे हमारा भेदभाव कम होगा, हमारे जाति भेद कम होंगे, हमारी ऊंच नीच कम होगी। उसके हिसाब से उन्होंने कानून को लिखा। आज उनका वो जो कानून उस जमाने का था 1951 का, आज उसका फायदा हम ले रहे हैं। हम इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में है लेकिन कानून वही चल रहा है। और वो कानून इसलिए लिखा गया था कि उस इंसान की सोच ये थी, और वो सोच इसलिए थी क्योंकि ऐसा आदमी की जो इंसानों की कदर करता हो वही लिख सकता है। जो जाति भेद, ऊंच नीच की बात करेगा, मेरी नज़र में वो इंसान होते ही नहीं कि मैं हिंदू तू मुसलमान, ये ऐसा ये वैसा ये वैसा, ये हमारे देश में आज चल रहा है। उस जमाने में उन्होंने ख़त्म करते करते लाया, लेकिन आज की परिस्थितियों में हम जैसे जैसे आधुनिकरण में जा रहे हैं वैसे वैसे हम इन सब बातों में घुसते जा रहे हैं। इससे हमारा देश पिछड़ रहा है। निर्माताओं का अपमान मानता हूँ मैं तो कि जिन्होंने अपनी ताकत, अपना पूरा जीवन, अपना पूरा दिमाग, अपने बाल बच्चों को छोड़कर देश के पीछे लगाया, ऐसा संविधान बनाया कि जिससे पूरी दुनिया आज हैरान है कि भारत देश का संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है। मैं एक वकील होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि उनकी जो सोच थी वो आज किसी की सोच उनकी सोच से मिलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को पूरा अध्ययन करके और हमारे देश के निर्माण में उनकी भूमिका, उसकी जितनी सराहना, जितनी तारीफ उनकी की जाए, मैं समझता हूँ कि हम आभारी रहेंगे हमेशा। पूरा हिंदुस्तान उनका आभारी रहेगा कि उन्होंने इस टाइप का संविधान बनाकर हमारे यहाँ के बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो मेरे ख्याल से अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हमारा देश गुलाम होता। अधिकार नहीं रहते लोगों को, महिलाओं को अधिकार नहीं होता, समाज किधर भी जाता कोई भी उस पर कब्जा करता, एक टुकड़ियों में बढ़ जाते हम। लेकिन उनका वो जो कानून का उन्होंने निर्माण किया, उसमें उन्होंने जो कैटेगरीज बनाई और जो अलग अलग धाराओं में हमारे देश में वो कानून बनाकर उन्होंने महिलाओं का अधिकार, मजदूरों का अधिकार, समाज में आपको कैसे रहना है, आपका क्या अधिकार है, कौन ऊंचा कौन नीचा है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। संविधान की नज़र में सब एक समान है और इसका पूरा की पूरा श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता हूँ। मैं उनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज के ज़माने अगर ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर आए तो हमारा देश जिस परिस्थितियों में गुजर रहा है वो वापस हो जाएगा और हम उसी परिस्थितियों में आ जाएंगे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी शुरुआत की थी। और एक चीज़ बताते चलूँ कि ये सारी चीज़ें वही कर सकता है जो दिल से इंसान हो, इंसान की कदर करे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में बिस्मिल्लाह खान साहब है। सर ये बताइए कि बाबा साहब को आधुनिक निर्माता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या वजह है?
सबसे पहले सभी फूले साहू अम्बेडकर विचारधारा में विश्वास रखने वाले भारतवासियों को जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आधुनिक निर्माता इसलिए कहा जाता है कि देश हमारा 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन भारत के लोग 26 जनवरी को आज़ाद हुए। देश को आज़ादी अंग्रेज़ों से मिल गई, मुक्ति मिल गई, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। जब संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ तब जाके हमें आज़ादी मिली। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आधुनिक निर्माता इसलिए कहा जाता है कि बहुत ही लंबी सोच, दूर की सोच रखते हुए, ऐसा नहीं हम तो कहते हैं कि संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि संविधान लिखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कितनी अड़चनें आई। ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा बुलाया नहीं गया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कि आइए आप संविधान लिखिए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, तब जाके इस देश के अंदर एक अच्छा, एक मुकम्मल, एक मजबूत संविधान मिला है। आज संविधान को हम इसी तरीके से खाली यूज़ करते हैं कि हमारा फ़ायदा होता है तो हम संविधान की बात करते हैं, जहाँ हमको परेशानी आती है तो हम संविधान की बात करते हैं, जहाँ हमको कुछ अपने नुकसान होता है या हम पे जुल्म सितम होता है तो हम संविधान को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फ़ोटो को छाती से लगाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम दुख के टाइम पे नहीं, सुख के टाइम पे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम छाती से लगाना चाहिए। और भारत आधुनिकता के अंदर आया है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आया है, नहीं तो आज अगर संविधान नहीं होता, आज देश की परिस्थिति को देखिए, संविधान है लेकिन आज भी संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज भी लोग संविधान को मानते नहीं हैं, आज भी संविधान के खिलाफ में सरकारें काम कर रही हैं, इस देश के अंदर जुल्म सितम हो रहे हैं, लोग संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान को मानने वाली और संविधान पर चलने वाली सरकारें नहीं हुई। जब तक के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये पहले से ही सोच लिया था कि आने वाले समय के अंदर जो होना है कि ऐसा होगा, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अच्छा संविधान लिखकर हमें इस देश के अंदर दिया। अगर वो संविधान नहीं होता तो आज हम एक जगह इकट्ठे नहीं होते, आज हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होते, आज इस देश की हालत ये होती कि हर इंसान एक दूसरे इंसान को मारता नजर आता, काटता नजर आता, लेकिन संविधान ने ऐसा बांध के रखा है कि इंसान तो इंसान, हम एक जानवर को भी नहीं मार सकते। हमारे साथ में जौहरी जी है, सर क्या कहना चाहोगे? मैं सर्वप्रथम लाड़ बुद्धा सोहनलाल जौहरी लाड़ बुद्धा चैनल का बड़ा आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बाबा साहब के बारे में इस प्रकार उन्होंने चर्चा की। और मेरे पूर्वी वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब की भूमिका क्या देश में रही है, तो आ जाओ यार। तो हाँ, बाबा साहब की क्या भूमिका रही है। बाबा साहब एक बहुत बड़े विद्वान थे और बाबा साहब का दृष्टिकोण जो था और जो कल्पनाएं थी वो जा नहीं सकती है, क्योंकि बाबा साहब की विद्वताओं को देखते हुए सारे लोग मस्त हो जाते हैं। और जितने आज यहाँ पर आज हम देख रहे कि पूर्व में बाबा साहब ने कितना कष्ट सहन किया, कितना दुख सहन किया, और इतनी सारी बात होने के बाद में बाबा साहब ने यहाँ के जनमानस के बारे में सोचा, यहाँ पशु पक्षियों के बारे में सोचा, यहाँ विभिन्न प्रकार के उसके बारे में सोचा। और बाबा साहब ने इसलिए यहाँ पर समाज और जाति से, बिरादरी से उठकर एक इंसान को जोड़ा है, मानव को जोड़ा है। और आज हम चाहते कि संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ये संविधान के निर्माता थे, अगर वो ये संविधान नहीं बनते तो मेरे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा कि किस ढंग की परिस्थिति होती और ये देश का क्या होता। लेकिन यहाँ पर कानून कायदे बनने से हर आदमी कानून का डरता है, हर आदमी अपनी मर्यादा में रहता है। और बाबा साहब ने जो उनके मूलभूत अधिकार बनाए हैं, आज स्त्री हो, पुरुष हो, वो जो भी हो, वो किसी भी समाज का हो, आज वो देख रहा है कि मेरे को सम्मान मिल रहा है, उसके घर की उन्नति हुई है, आज वो आगे बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात अगर बाबा साहब ने की है कि यहाँ पर जो कार्य प्रणाली लाई है मतदान की, आज वो मतदान के कारण आज हमारी जो कोने में बैठी हुई महिला हो, चाहे आदमी पुरुष हो, कल तक उसको ये पता नहीं रहता है कि मेरा क्या हो, चुनाव लड़ता है, लेकिन बेचारा किसी वहाँ काम पे जाता है, उसको ये पता नहीं रहता है, उसको पकड़ के लाना पड़ता है और उसको ये कहा जाता है कि तू गाँव का सरपंच बन गया है। तो ये अचानक ये इस प्रकार की जो बात आना और इस प्रकार को आदमी को सम्मान मिला, तो उसके बाद सोच भी नहीं रहती है कि वो क्या बोला जाए और क्या कहा जाए। तो आज बाबा साहब ने
सारे लोगों के बारे में सोचा, ये देश के लोगों के बारे में सोचा है। और पहले भी एक बात मैं बता रहा हूँ, आपको, मेरे को प्रवक्ताओं ने जो कहा, इसलिए मेरे को एक शेर आता है कि संसार की उथल पुथल तेरे दुर्गों को ढा नहीं सकती, कि संसार की उथल पुथल तेरे दुर्गों को ढा नहीं सकती, और आंधियाँ तेरे चिरागों को बुझा नहीं सकती, आंधियाँ तेरे चिरागों को बुझा नहीं सकती। बाबा साहब ने इतना बड़ा काम करके बता दिया है कि दुनिया में शायद ही कोई काम करे। आज जितने भी लोग जो है बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन दिल से नहीं पूछते, मानते नहीं, उनकी किताबें नहीं पढ़ते, उनका लिटरेचर नहीं पढ़ते। अगर उनकी किताबें, उनका लिटरेचर पढ़े तो लोगों को और मालूम हो जाए। हमारी महिलाओं को आज इतना कर्म कांड में इतना उलझा दिया है कि हफ्ता भर में उपवास रखती है, और कहाँ कहाँ संगत हो रही, कहाँ जा रही है, किधर जा रही है। हमारी महिला ने भी ये सोचना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या चाहिए, हमने जाना कहाँ चाहिए, हमने सम्मान कैसा पाना चाहिए। आज मैंने अभी देखा, हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि मैं एक गरीब घर में पली, और आज ये प्रणाली होटो की नहीं होती तो मैं पार्षद से राष्ट्रपति नहीं बनती। एक बहुत बड़ा उदाहरण ये देश में पैदा हुआ है। तो ये सारी जो बातें हैं बाबा साहब के देन है, और ये बाबा साहब नहीं होते तो ये देश का क्या होता, कौन इसका राजा बनता, कौन गुलाम होता, और यहाँ की जनता का क्या होता। आज भी कहीं लोग पीछे जा रहे बेचारे, उनके हक दूसरे खा रहे, हक उनके दूसरे खा रहे, उनको आज भी उनके हक नहीं मिलते। बहुत गिने लोग हैं जो पार्टियों को पकड़ के चलते हैं, पार्टियों के साथ में चलते हैं, लेकिन किसी अन्याय होता है और उसके साथ में नहीं खड़े होते, उसके साथ में नहीं खड़े होते, उसके और मजा उड़ाते हैं। और कानून कायदे इस प्रकार होने के बाद भी आदमी ऐसा डरता है, कहीं भी जाए, किधर भी जाए तो क्या होगा, साला कुछ नहीं होगा। एक यानी केवल लोगों को फैसले मिलते, मैं ये समझता हूँ उनको नहीं मिलता। ये थे हमारे साथ में जोरे जी। हम चर्चा कर रहे हैं इस देश के अंदर आधुनिक भारत में राष्ट्रीय महात्मा बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका, इन भूमिकाओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ में महाजन साहब, क्या कहना चाहोगे? जय जी राव, आगे सब जय जी राव, जय भीम। अभी सभी वक्ताओं ने अच्छे विचार व्यक्त किए। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, और संविधान की इस भारत को गरज क्यों पड़ी, सबसे पहले प्रश्न यह है। वैदिक काल से लेके बौद्ध काल के बाद में मुगल के बाद में स्वराज्य की स्थापना, शिवाजी महाराज से लेकर तो महात्मा फुले, शाहू महाराज, ये फुले शाहू अम्बेडकर, ये जो वैचारिक माध्यम है उसी का निचोड़ संविधान। प्रश्न ये नहीं है कि संविधान क्यों बनाने की गरज पड़ी, और संविधान बनने के बावजूद भी क्या आज सरकार और हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने रहता है। इसका छोटा उदाहरण अगर बता दूं, बड़ी दुखद बात है। महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी कल, उसका इन हरामखोरों ने कल शुद्धिकरण किया। क्यों? वो महिला है इसलिए, वो आदिवासी इसलिए। सबसे बड़ी दुखद घटना है ये, यही संविधान का उल्लंघन है। बाबा साहब ने बहुत सही तरीके से बताया था हमको कि हम जैसे अधिकार मांगते हैं वैसे हमारे कर्तव्य हम भूल गए। सबसे बड़ी दिक्कत ये, उनका एक स्लोगन बहुत अच्छा था बाबा साहब का, संगठित हुआ, शिका आणि मग नंतर संघर्ष करा। अभी हालात उल्टे हो गए, हम डायरेक्ट संघर्ष को मिल गए। सबसे बड़ी दिक्कत ये, संविधान की निर्माता की गरज उस वक्त जो थी वो आज उससे ज़्यादा है, क्योंकि हर किसी ने वो संविधान के अंदर इतनी साइड रोड निकाल दिए हैं कि वो संविधान की धाराएं ही दिमाग में से चलेगी लोगों को। सबसे बड़ी दिक्कत ये है हमारे पास। आज सही में बाबा साहब की आज गरज है। आज बाबा साहब नहीं है तो उनके विचार सही, और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जब तक हम हमारे कर्तव्य को नहीं पहचानेंगे, लोगों को उनका कर्तव्य नहीं बताएंगे, तो बाबा साहब का महत्व आगे नहीं हो सकता है। तो बाबा साहब का महत्व हमको बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि वो ऐसी व्यक्तिमत्व है कि वो व्यक्तिमत्व नेक्स्ट टू द गॉड है। हम उसमें ये नहीं करते, परंतु आज की जो परंपरा है, आज का जो अंधश्रद्धा है, ये इसका निर्मूलन आज तक के हुआ क्या? जिसका संविधान के अंदर खुला लिखा हुआ है। आज संविधान में खुला लिखा है शिक्षण, हवा, पानी ये फोकट में दी जाए। क्या हालत है आज? तो ऐतिहासिक महत्व बाबा साहब का उस वक्त से ज़्यादा आज है। उस वक्त जो था वो परिस्थिति के अनुरूप उन्होंने लिखा, मान्य है, पर उससे डबल परिस्थिति आज खराब हुई है, और उस परिस्थिति को दुरुस्त करने के लिए बाबा साहब तो नहीं आए गए। तो इस संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
ये एक बहुत बड़ा प्रश्न निर्माण किया है तुम्हारे और हमारे लिए। हम जितने भी प्रतिनिधि भेजते हैं आज यहाँ पर, वो प्रतिनिधि सब बुल है, बुल, उसी ऊपर हाथ उठाते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आज कल की बात है, 20 की 22 कानून संसद में पास हुआ, नो डिस्कशन। बाबा साहब के समय इतना अलो था, तो ऐतिहासिक जो है, आज बाबा साहब ऐतिहासिक नहीं है, आज बाबा साहब आज हमारे समय की गरज है। और उस समय के लिए हमको और तुमको इस समाज में जागृति लाने की बहुत गरज है। और जागृति घर बैठे तो आएगी नहीं, तुम्हें हमें तो संगठन का रूप में लोगों तक जाना ही पड़ेगा। और हम जब तक के लोगों के पास नहीं जाएंगे, ये हमारी चर्चा व्यर्थ है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है हमारी। पर मैं इस चर्चा के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कहीं ना कहीं इस माध्यम से तो लोगों के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जरिए बहुत कम है आएगा ख्याल में, और हम जो भी आज प्रसारित करना चाहते हैं, प्रचारित करना चाहते हैं, उसके ऊपर बयान लग जाएगा। अभी कल ही देवमुरन महादेवा, इन्होंने एक 70 पेज की किताब लिखी है, RSS वर्सेस बीजेपी। 70,000 वर्जन उसके बिक गए। अब कर्नाटक सरकार और दिल्ली सरकार उसे बैन लगा रही है। और उन्होंने तो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया है कि भाई सभी भाषाओं में सभी प्रकाशक ले, मैं इससे कोई रॉयल्टी नहीं लूँगा। वो पहला व्यक्ति है जो सरकार से पंगा ले रहा है। वो सरकार से पंगा नहीं ले रहा है, वो संविधान की रक्षा कर रहा है। इसको प्रचारित उल्टा किया जाता है कि देश खतरे में। देश खतरे में नहीं है, तुमने खतरा निर्माण किया है, तुम खतरा हो देश के लिए। आज की बड़ी भाषा के अंदर ये कहना ही संविधान है, और ये कहने की ताकत जब तक कि हमारे समाज में नहीं आती, संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी हो गया। जय जिजाऊ, जय श्री राम। ये थे मराठा सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद महाजन जी। हमारे साथ में आपात संगठन के अध्यक्ष है राजेश सावकर। सर, क्या कहना चाहोगे, क्यों कहा था वासंत राष्ट्रीय निर्माता? सबसे पहले मैं मानव मोदी सर को, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे अनिल भाई शोले जी जो लॉर्ड बुद्धा चैनल के प्रदेश प्रभारी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और अभिनंदन करूंगा और दिल से धन्यवाद दूंगा कि वो जो ऐसे सामाजिक मुद्दे उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक लोगों में प्रचार प्रसार ला रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि राष्ट्र निर्माता में हमारे बाबा साहब का क्या योगदान है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जब बाबा साहब कानून मंत्री थे, तो सबसे पहला हमारे जो दलित समाज का एक व्यक्ति IAS बना, तो उस IAS को जो है वो बाबा साहब ने याद किया कि उस IAS से मुझे मिलना है, हमें मिलवाइए। तो जब वो IAS महोदय को संदेशा दिया गया, जब वो आए बाबा साहब के पास मिलने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं मुझसे कुछ काम होगा बाबा साहब को, या कुछ ना कुछ वो मुझसे चाह रहे होंगे। तो जब बाबा साहब से वो मिलने गए, तो बाबा साहब जो है वो पेपर का वाचन कर रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे। तो बाबा साहब ने देखा कि अच्छा आप नए नए IAS बनो, बैठो बोलो। तो बाबा साहब ने केवल एक ही बात कही उनसे कि जहाँ आप IAS बने हो, जहाँ आप बस्तियों में रहे हो, कुछ नहीं करना है आपको, हफ्ते में एक बार जो है वहाँ पर राउंड मारना है। ठीक है, उसने बात सुन ली। फिर भी वो बंदा जो है वो खड़ा होकर बाबा साहब के पास में खड़ा हो गया। बाबा साहब जो है वो फिर पेपर का वाचन करने लग गए। आधे घंटे बाद में उस बंदे ने IAS ने फिर पूछा कि बाबा साहब मेरा काम हो गया? बोले ठीक है जाओ। बोले आप नहीं? बोले बाबा साहब और कुछ काम हो तो बताइए मुझे आप। तो बाबा साहब ने उसको बोला कि आप बैठिए। तो बाबा साहब से जब उन्होंने ऐसा पूछा कि भाई आप मुझे क्या करना है, तो बाबा साहब ने उसे एक ही बात बोली कि मैं आपको आपके जो पुराने दिन हैं वो आप देखिए कि आप जब जाओगे लाल बत्ती की गाड़ी में, जो आपको संविधान ने दिया है, जब आपको बहुत सारी माताएं बहनें कपड़े धोते हुए दिखेगी, उनके बच्चे खेलते हुए दिखेंगे, फिर आप आगे जाओगे तो बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, कोई पंचर की दुकान, कोई किराना दुकान दिखेगी। तो बोले फिर उसके बाद में क्या होगा? तो बोले उसके बाद में ये होगा कि जो बच्चा कल से हमारे सामने घूमता था, वो आज इतनी बड़ी गाड़ी में लेके आया है, लाल बत्ती की गाड़ी में। तो जब ये बच्चा बन सकता है IAS, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं बने? तो ये आप जो है प्रेरणा स्वरूप बनोगे, और वो प्रेरणा जो है वो महिलाओं में, उन पुरुषों में और उन बच्चों में आएगी कि हमारे ही बस्ती का एक बच्चा IAS बना, और हम भी उसके लिए ऐसे प्रयत्न करेंगे कि हम भी पढ़ लिख कर जो है वो शिक्षित बने, और ऐसी नई नई कर्मचारियों के लगकर जो है वो हमारा काम करेंगे। तो जैसा हमारा टॉपिक है कि
बाबा साहब ने हमारे देश में क्या योगदान दिया है। तो चूँकि मैं भी एक अधिकारी कर्मचारी हूँ और कर्मचारी संगठन की हम लोग राजनीति करते हैं और हमारे कर्मचारियों को जहाँ पर कुछ भी मांगे बनवाना हो तो हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ और यही बात कहूँगा कि सबसे पहले तो रोजगार कार्यालय जो स्थापना की है वो बाबा साहब ने की है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना उन्होंने की है। जब वो कानून मंत्री थे तो 12 घंटे जो मजदूरों को जो है वो काम करना पड़ता था, 8 घंटे बाबा साहब ने किए। और औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारे औद्योगिक स्थापना करी। तुम्हारा दामोदर घाटी परियोजना है और अनेक प्रकार के बांध है वो भी उन्होंने बनवाए। और वित्त आयोग पंचवर्षीय योजनाएं जो होती है 5-5 साल के लिए वो भी उनके ही दिमाग की उपज थी। और अनेक ऐसे महिला बिल, जैसा मैडम ने बताया कि महिला हिंदू कोड बिल है, उन्होंने इस्तीफा दिया, बिल्कुल सही है। जब हिंदू कोड बिल आया तो बहुत से लोगों ने, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो लोग उनसे सहमत नहीं थे, तो उन्होंने जो है वो इस्तीफा भी दिया। तो ऐसी बहुत सारी मजबूरियां थी बाबा साहब की जो उनके काम नहीं करने दिया, उसके बावजूद उन्होंने जो काम किया है वो इसीलिए उन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल, मतलब हमारे भारत देश में नहीं, बाबा साहब का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में चलता है। और जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं वो आज भी उस यूनिवर्सिटी में लिखा गया कि सबसे बड़ा नॉलेज वाला बच्चा जो था वो बाबा साहब थे, जो हमारे कॉलेज में शिक्षित थे। धन्यवाद। हमारे साथ में वामनराव सुसानी जी है। सर, क्या कहना चाहोगे आप? बोलो, आप बोलिए। तू इतकं दिलं आम्हा हे कधी सराव, तू इतकं दिलं आम्हा हे कधी सराव, तुला देव म्हणाव भीमराव म्हणाव। ये मराठी के कवि ने बहुत अच्छा कहा है इसलिए रोका कि इतना सारा दिया है तुमने कि मैं भगवान कहूँ या भीमराव कहूँ। बाबा साहब, आधुनिक भारत जो है, आदर्श भारत जो संकल्पना है, बाबा साहेबांना पडलेलं एक छान स्वप्न है। बाबा साहब ने देखा हुआ एक बहुत अच्छा सपना है। जो संविधान बनने के बाद में, भारत आज़ाद होने के बाद में जिस तरह का भारत उन्होंने सोचा था अपने सपने में, आज जो भारत हम देख रहे हैं वो उस कलाकार ने देखा हुआ एक सपना है। भारत के कण कण में बाबा साहब छाए हुए, कहीं से कहीं तक कोई बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। आज जहाँ पर हम खड़े हैं, ये जो काम हुआ है या वास्तु का जो संरक्षण हो रहा है, ये बाबा साहब कर रहे हैं। आप इस सामने हरा भरा वृक्ष देख रहे हो, इसकी पत्ती कोई तोड़ नहीं सकता है, इसको संरक्षण बाबा साहब ने दिया हुआ है। क्योंकि इसकी डाल यदि हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने यदि डाल तोड़ दी और मैंने शिकायत कर दी दिनेश भाई के साथ में, उन पर भी केस हो जाएगा। तो ये सारी इनको संरक्षण दिया है, बोल नहीं सकते कुछ भी। एक छोटा सा चूजा रहता है, उसको या यूँ कही है कि जिस बच्ची ने जन्म नहीं लिया, अभी पेट के अंदर है वो, उसको संरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। उसको यदि पेट के अंदर मारने का प्रयास किया, कार्रवाई होंगी, जेल जाओगे, उसको भी संरक्षण दिया। इतने करुणा हृदय थे। उस बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आदर्श भारत का सपना देखा था, वो निश्चित रूप से कुछ अलग था। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद यहाँ के राजनीति में जो जिन लोगों का कब्जा हुआ, उन्होंने बाबा साहब को कभी बताया नहीं कि रिजर्व बैंक की संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर के प्रॉब्लम ऑफ रूपी से आई। बाबा साहब अम्बेडकर जब श्रम मंत्री बने, उनके अंडर में बहुत सारे विभाग थे, कृषि विभाग भी उनके पास में था। बाबा साहब ने अपने जो रहता हुआ घर था उनका दिल्ली में, वहाँ पर वो बगीचा हटा दिया, वहाँ पर गेहूँ बोया। और गेहूँ कैसा लिया जाता है, गेहूँ लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किसान को किस तरह से समस्याएं आती है, ये सारा बाबा साहब ने अनुभव किया वहाँ पर। और अनुभव करने के बाद में किसानों के बारे में प्रावधान किया कि किसानों को किस तरह से सब्सिडी दी जाए। ये सारी बातें बाबा साहब ने की। आदर्श
भारत कैसा होना चाहिए इसका सपना उन्होंने देखा, उसको साकार करने का बहुत अच्छा प्रयास बाबा साहब ने किया। मैं नहीं समझता कि ये जैसे जो नवरत्न कंपनियां थी हमारी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और भी बहुत सारी जो कंपनियां थी स्थापित की थी, ये बाबा साहब की संकल्पना थी। बहुत सारी बातें यहाँ पर हो चुकी है, चर्चा इनके बारे में बहुत अच्छी थी। बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में एक बात बहुत अच्छी लिखी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग बोलने से ही हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमको लगता है कि हम भारत के लोग कुछ भी है। ये गरिमा हमें बाबा साहब ने एट द स्टार्टअप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत में ही दे दी हमारे, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लगता है कुछ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कण कण में छाए हुए जो भी संकल्पनाएं दिख रही है आज यहाँ पर, वो चुनाव संबंधी होने दो, वो स्वास्थ्य संबंधी होने दो, वो कल कारखानों संबंधी होने दो, किसी बात से संबंधी, अर्थ संबंधी होने दो, सारी संकल्पनाएं बाबा साहब की थी। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने यहाँ पर, लेकिन इम्प्लीमेंट उनके अनुसार हुआ, हो रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर अपनी राजनीति, अपना स्वार्थ के कारण उनका इम्प्लीमेंट बराबर नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज भारत के बहुत सारे लोग इन विधाओं से वंचित है। ये हमारी, जब हमें ये बाबा साहब बोलते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चर्चा में बहुत अच्छे लोग शामिल हुए, उन्होंने पढ़कर आए, बाबा साहब को पढ़ रहे। ये अच्छे संकेत है कि कल की तारीख में बाबा साहब अम्बेडकर भारत में स्थापित होंगे। और जिस दिन बाबा साहब स्थापित होंगे भारत में, बिकॉज मैं नहीं मानता कि बाबा साहब हमारे बीच में से गए हुए हैं, बिकॉज और डेथ अम्बेडकर इज मोर डेंजरस देन लाइफ। मरे हुए अम्बेडकर जो है वो जिंदा अम्बेडकर से बहुत खतरनाक भी है, और वो अभी हमारे बीच में भी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें प्रस्तापित करने की जरूरत है। सिर्फ वो हर कदम तुम्हारा साथ देंगे, संविधान तुम्हारा साथ देगा, और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हमारे गौरवान्वित किया बाबा साहब ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य इसलिए भी बन जाता है कि हम भारत के लोग हैं, भारत की रक्षा करना हमारा काम है, भारत को सजाना हमारा काम है, भारत को सुरक्षित रखना हमारा काम है। ये हमारा कर्तव्य है। सिर्फ राजनीति के लिए और सिर्फ हमारे स्वार्थ के लिए यदि हम बाबा साहब का नाम लेते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब भारत है, और बाबा साहब भारत के कण कण में है। मैं चाहूँगा कि भारत को, बाबा साहब को पढ़ा जाए, बाबा साहब को पहुँचाया जाए, लोगों तक संविधान को पहुँचाया जाए। ये काम यदि हुआ तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। मैं आने वाली 15 अगस्त के लिए सभी को आज़ादी की हमारे साथ अमन राव ससाने जी। ये निष्कर्ष है कि आज इतने सालों पहले उन्होंने यानी हमारे लिए ये सोचा, जिस समय में ना लोग पढ़े लिखे थे, ना घर के बाहर निकलते थे, उस समय उन्होंने इतनी आगे की सोच रखी कि हमारा देश कैसे डेवलप हो, कैसे महिलाएं बाहर आए, कैसे हमारा रोजगार चले, कैसे हमारी सिक्योरिटी रहे। उस चीज़ को उन्होंने इतने सालों पहले सोचा, और वो आज भी हमारे लिए लागू होता है और हमारा रक्षा करता है संविधान। तो ये उनकी बहुत महान सोच थी जो उन्होंने हमारे लिए ये सब किया। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए यही रहेगी कि हम संविधान की रक्षा करें और उस संविधान के हिसाब से चलें। क्या कहना चाहोगे अमन? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जय भीम, जय भीम, जय भारत। भारत भीम है, भीम भारत है। भारत का संविधान जो है वो सर्वोपरि है, और संविधान जो है वो बहुत ही विस्तृत और बना हुआ है, और उस संविधान में इतने सारे संशोधन जो होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी वो उतना ही सारगर्भित है जैसा कि एक धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ जिसे हम कहते हैं, उस तरीका का ही हमारा संविधान भी बना हुआ है। और हमको हमारे बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि बस यही है कि हम उस संविधान की रक्षा करें, और आज के दौर में जिस तरीके की जो फिजा फैली हुई है उसको, संविधान को विकृत करने की, उससे हम अपने संविधान को, हम भारत के लोग ही उसको बचा रहे हैं, और हम भारत के लोग ही उसको बचाते रहेंगे। और हम इस तरह का संकल्प लें, यही हमारे
बाबा साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। जो दूरदृष्टि थी बाबा साहब अम्बेडकर की, क्या इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता तो बाबा साहब हैं ही, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन बाबा साहब के विचारों को पुष्पित, पल्लवित और प्रसारित करने के लिए जो प्रयास आज तक होने चाहिए थे वो प्रयास नहीं हुए हैं। बाबा साहब के विचार, जब संविधान आया तो जैसा कि मैडम ने बताया कि एक पवित्र ग्रंथ है, मंदिर की तरह पूजा जाता था विचार। बाद में धीरे धीरे समय बदलता गया, वो विचारों को मंडी बना दिया गया, जिसको जब चाहे वो विचार उठा लो और जिसको जब चाहे फेंक दो, ऐसा मतलब कर गया। मतलब पहले मंदिर था, फिर विचार मंडी बने। अब आज की स्थिति में वो विचार बाजार बन गए हैं, बाजार में मेला लगा हुआ है। जिसकी मर्जी आती है वो आकर के बाबा साहब का विचार उठाता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करता है और चला जाता है। आज हम इस अवसर पर आज़ादी के स्वर्णिम काल में, अमृत काल में ये संकल्प ले कि यदि आधुनिक भारत का हमें निर्माण करना है, भारत को आगे बढ़ाना है, तो जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं। बाबा साहब के स्लोगन को लेकर चलेंगे तभी हमारा ये आधुनिक भारत आगे बढ़ेगा और ये हमारा अमृतकाल सक्सेस होगा। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहोगे? आज जो है मैं आपके लॉर्ड बुद्धा चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भारत देश में बिना संविधान के होना संभव नहीं था। अगर हमारे भारत देश में संविधान नहीं रहता तो आज हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं उस ज़मीन पर नहीं खड़े होते। जो हम हवा ले रहे हैं वो हवा नहीं ले पाते। जिस मकान में रह रहे वो मकान में ही हमको नहीं मिलता। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सभी हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठन के जितने भी सदस्य हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो अधिकारी बन गए हैं, जो संविधान को लेकर उच्च पदों पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे मन में एक सोच चलती है कि हमें नौकरी मिल गई है, हमारी शादी हो गई है और हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, बस हमें जो है वो किसी प्रकार के समाज से या संविधान से या हमारे सामाजिक लोगों से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है और वो लोग नाता तोड़ देते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि केवल आपको एक ही काम करना है कि हमारी जो बस्तियां हैं, हमारे जो पुराने घर हैं, हमारे जो पुराने गांव हैं, उनका दौरा कीजिए और हमारे समाज के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए और उनको शिक्षित बनाइए। धन्यवाद। हमारे साथ बिस्मिल्लाह साहब, क्या कहना चाहोगे? साहब, बहुत सारी बातें हुई है आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जिससे कि आज हम बहुत सारी तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सूरज है, दिया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से आज हम आज़ाद हैं, आज उनके संविधान से आज़ाद हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को फैलाने का काम करें। और जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से फ़ायदे उठा रहे हैं, जो लोग अपने परिवार में ही सिमटे हुए हैं, उनका भी काम बनता है कि वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पहुँचाए। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो आज हम लोग आज़ाद ना होते। इससे पहले भी मैंने कहा है कि देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है, लेकिन हम लोग भारत के 26 जनवरी को आज़ाद हुए, क्योंकि भारत का संविधान उस दिन लागू हुआ है। एक शेर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शान में कहना चाहूँगा कि आला ना कोई अदना, आला ना कोई अदना, सब भारत में बराबर। आला ना कोई अदना, सब भारत में बराबर। ऐसा संविधान देकर रस्में दुहाई मिटा दी और मुबारक हो तुमको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कि भारत की तुमने गोया तकदीर ही जगा दी, भारत की गोया तुमने तकदीर ही जगा दी। जय भीम। क्या कहना चाहोगे सब जयरो साहब? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कर गुजर गए वो भीम थे, जो कर गुजर गए वो भीम थे। हमने तो इतिहास पढ़ा है, अरे दुनिया बदल गए वो जय भीम थे, दुनिया बदल गए वो जय भीम थे। बाबा साहब ने जो मार्गदर्शन हमें दिया है, हमने हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए और हमारे अधिकारों के लिए हमें लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हमारे अपने लोगों ने खुल के राजनीति में आना चाहिए, संसद विधायक हमारे लोगों ने बनना चाहिए। हम लोग संसद विधायक नहीं बनेंगे, हमारे अपने अधिकार हमको नहीं मिलेंगे और ना ही हमको हमारे मंजिल पे हम पहुँचेंगे। मैं इतना ही करके आप पुनः लॉर्ड बुद्धा चैनल का जय भीम करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा अदाब शोले जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये चर्चा की, थैंक यू, धन्यवाद। हमारे साथ में प्रमोद महाजन सर, क्या कहना चाहोगे? आज के परिप्रेक्ष्य में यही बात कहेंगे कि बाबा साहब एक आंदोलन है, खुद में खुद नाम बोले ना बाबा साहब, तो वो एक व्यक्तिमत्व नहीं है, वो आंदोलन है। और आंदोलन ये 24 घंटे और 7 दिन जीवंत रहते। तो ये जो बाबा साहब के जो विचार हैं वो विचार ही संविधान है।
सिर्फ अब दिक्कत यही है कि उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी हमारी। अभी कल का एक आंकड़ा मुझे मालूम पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 32 जज हैं, 32 में से 28 जज जो है वो उच्च जाति के हैं। उच्च जाति में कौन कौन है? ब्राह्मण है, सवर्णपूर्ण, बाद में वैश्य है, क्षत्रिय है। ओबीसी का एक ही है, एससी के 2 है, एसटी का तो है ही नहीं, और एनटी का 1 है। इसका मतलब समझो आप कि संविधान में अपने 60% के लिए जो सुविधा दी थी, तो 60% वाले 1% में है, क्योंकि 60% अपन ओबीसी समझ के चलते आज के समय में, तो 60% के जगह पर 1% का आदमी है वहाँ पर। और जो 3%, 3.5%, 10% तक का है, वो कितने परसेंट पे चलेगा? 90% पे। तो ये जो तफावत है, ये दूर करने के लिए बाबा साहब थोड़े आएंगे आप। इसके लिए तो संघर्ष हमको तुमको ही करना पड़ेगा। तो वो चरित्र से हमको सीख लेना है। वो जो संघर्ष उस वक्त उन्होंने किया, उनको भी तकलीफें आई ना, ऐसा नहीं है कि उनको तकलीफें नहीं आई। तो वही तकलीफें हमको भी झेलना है, और आने वाली पीढ़ी कम से कम बाबा साहब के नाम उनके तक के पहुँचे, इतनी तो जागृति लाओ। जय श्री राम, जय शिवराय। हमारे साथ में अमन सदानी जी, क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो चर्चा लेते हैं और प्रासंगिकता के ऊपर लिखे, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लॉर्ड बुद्धा चैनल पर इस तरह के जो विषय लिए जाते हैं ये बहुत ही अच्छे और प्रासंगिक रहते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, बाबा साहब जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, एक आंदोलन थे, निश्चित रूप से बरसों से ये चले आ रहा इतिहास है क्रांति और प्रतिक्रांति का संघर्ष। बाबा साहब ने क्रांति कर दी, क्रांति का चक्र जो है वो घुमा दिया है। उनके उपरांत, उनके जाने के उपरांत प्रतिक्रांति करने की बहुत सारी कोशिशें हो रही है, वो प्रयास चल रहे जबरदस्त, हो नहीं पा रही है, क्योंकि बाबा साहब को समझने वाले, बाबा साहब के क्रांति पर्व की रक्षा करने वाले लोग पैदा हो गए। ये बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन वो लोग और बढ़े, प्रचार प्रसार हो बाबा साहब का, उनके विचारों का। निश्चित रूप से जो प्रतिक्रांति करने वाले लोग हैं वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और बाबा साहब ने जो भारत का सपना देखा था, आधुनिक भारत का सपना देखा था, आदर्श भारत का सपना देखा था, वो निश्चित रूप से साकार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूँगा लॉर्ड बुद्धा टीवी को। ये थे तमाम चर्चा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में हमने ये चर्चा करी, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका। ऐसे कई मुद्दों को लेकर हम मध्य प्रदेश में चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, और इस विषयों को अक्सर आपके बीच में हम लाएंगे, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा चैनल बहुजनवादी विचारधारा, इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन, तमाम बाबा साहब अम्बेडकर, फुले साहू अम्बेडकर, साहूजी महाराज, तमाम मुद्दों, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर आपके बीच में आते रहता है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर फिर चर्चा आपके बीच में हम आती रहेंगे, लेके आएंगे। क्योंकि कर सको अपने वाणी में वो असर पैदा करो कि हवा का रुख मोड़ दे, वो असर पैदा करो। अगर इस देश में जीना है साथियों मान सम्मान से, तो घर घर में एक अम्बेडकर पैदा कर दो। मैं सहयोगी साथी सुरेश वान के साथ में अनिल सोले, देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल।